नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अमेरिकन क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षाधाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय मतलब कि भारत की और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के लेवल की करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। पिछली कई सारी वीडियो इस किताब के माध्यम से लग चुकी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात किया है कि इस चैप्टर की बात की जाएगी। तो 18 नंबर के चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें भूगोल से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें चक्रवात, ज्वालामुखी, पर्यटन, परिवहन से संबंधित करंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद हमारा 19 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें हम राज्य व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी से संबंधित जो है क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब पॉलिटी के संबंधित क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, जो पॉलिटी से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर दो चैप्टर की बात करेंगे, भूगोल एवं ज्योग्राफी की एवं पॉलिटी की जो है बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ पर सबसे पहले भूगोल के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चनों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विदाउट स्किप किए आप लोगों को इसको पूरा कवर करना है। एक क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कौन सा राज्य जो है देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्पादक सबसे ज्यादा मूंगफली कौन सा है? गुजरात राज्य है, याद रखिएगा। एमपीपीएससी 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, तो बजट वाला जो पढ़ा दिया है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में सबसे पहले बात किया है तो देश में पहली बार दुबई शेख जायद रोड की तर्ज पर रेड कारपेट हाईवे का निर्माण जो है 2025 में नेशनल हाईवे 45 पर जबलपुर एवं नरसिंहपुर के बीच में जो है किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुबई की तर्ज पर किया गया है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में NH44 नेशनल हाईवे 44 जो है नागपुर से सिवनी पर जो है बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है कोल्ड रिजल्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जीव मंडल अभ्यारण्य को 13वां स्थल के रूप में बन गया है। इसके बाद भारत का 58वां टाइगर रिजर्व 2025 में मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कश्मीर हिमालय के झेलम बेसिन में 100 से अधिक सक्रिय परमाफ्रॉस्ट जो कि रॉक ग्लेशियर संरचनाओं की उपस्थिति का पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो महाराष्ट्र के पालघर में बदावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका के केपटाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जल विहीन शहर दुनिया का पहला किसे घोषित किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के केपटाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम क्षेत्र से वैश्विक स्तर की मादक पदार्थों की 90% अवैध मांग की पूर्ति जो है की जाती है। तो कभी पूछा जाए गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं, तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को मिलाकर कहते हैं। वहीं क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम को मिलाकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहली बार फ्लोटिंग स्टोर श्रीनगर के डल झील पर शुरू किया है। नेक्स्ट आता है डोमिनिका देश विश्व का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व जो है बनाया जा रहा है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के माउंट उलावुन में ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान के लिए $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। हाल ही में चर्चा में रही गेवरा कोयला खदान किस राज्य में है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। पेंगोंग तसो झील पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। तो कुछ ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आते हैं 2024 से 26 के बीच में कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इसके बारे में बात की जाए तो बैरन द्वीप पर भारत में ही है, मार्च 2024 में विस्फोट हुआ। किलाउसा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दिसंबर 2024 में विस्फोट हुआ था। आइसलैंड में 2025 में विस्फोट हुआ था। माउंट लेबोटोबी लॉकी लॉकी ये इंडोनेशिया में है, जुलाई 2025 में विस्फोट हुआ। माउंट एटना इटली में है, जनवरी 2026 अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। आइसलैंड मार्च 2026 में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये कुछ आपके क्या थे? ज्वालामुखी विस्फोट थे जिसके बारे में बात की है, ध्यान रखिएगा। 2023 से लेकर 25 में कुछ तूफान और चक्रवात आए हैं। चक्रवातों से क्वेश्चन आता है, चक्रवात होंगे एक तरफ, कौन सा प्रभावित क्षेत्र रहा है, कब आया और किसने के द्वारा नामकरण दिया गया था, इसकी बात की जाए। हामुन हामुन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आया था, अक्टूबर 2023 में ईरान ने नामकरण किया था। बिपरजॉय गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर आया था, जून 2023 में बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था। मेचोंग बंगाल की खाड़ी में आया था, नवंबर 2023 में म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था। मिथिली बंगाल की खाड़ी में यह भी आया था, नवंबर 2023 में मालदीव के द्वारा नाम दिया गया। रेमल पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में आया था, मई 2024 में ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, अक्टूबर 2024 में कतर के द्वारा नाम दिया गया। असना कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था, अगस्त 2024 में पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था। तेज दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया था, अक्टूबर 2023 में भारत ने नाम दिया था। दाना
पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आया था। ये शायद ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। अक्टूबर 2024 में। फेंगल ये इंपोर्टेंट रहा है, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में आया था। नवंबर 2024 में सऊदी अरब ने नाम दिया था। शक्ति गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर आया था 2025 में, श्रीलंका ने नामकरण किया था। मौथा आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु की सीमा पर आया अक्टूबर 2025 में, थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया। दितवा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आया था, नवंबर 2025 में यमन देश ने नाम दिया। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में आया था, मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने नाम दिया। और मेलिसा जमैका क्यूबा हेती बहामास में आया था नवंबर 2025 में। तो ये कुछ चक्रवात आए थे जिसके बारे में आपको याद करना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन 18 ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिसमें से बात किया है पहली ट्रेन, तो पहली ट्रेन की बात किया तो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। दूसरी ट्रेन की अगर बात की जाए तो दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी। वंदे भारत का जो निर्माण है वो इंटेल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन 1 अप्रैल 2023 को रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। भारत की कुछ किसान रेल है, जैसे पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई है। मध्य प्रदेश की पहली किसान ट्रेन 2021 में इंदौर से गुवाहाटी के बीच में चलाई गई थी। 100वीं किसान रेल यात्रा 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के सालीमार तक चलाई गई है। और 1000वां किसान रेल यात्रा 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक जो है चलाई गई है। तो समझ सकते हो किसान रेल जो है पहली आपकी मध्य प्रदेश की, 100वीं और 1000वीं, आपको तीनों ही 4 फैक्ट यहाँ पर कर लेने यार। मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है रिवर क्रूज टूरिज्म। रिवर क्रूज टूरिज्म क्या है, तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से शुरू होकर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक किया जाएगा। ये क्रूज नर्मदा नदी पर नेशनल वाटरवे 73 से होकर जो है जाएगा। क्रूज मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से गुजरेगा। इसकी कुल दूरी 135 किलोमीटर जो है बताई जा रही है। इसके बाद स्टेट कैपिटल रीजन की बात किया है तो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में SCR का गठन भी किया जा रहा है। SCR में भोपाल, सीहोर, मंडीदीप और अब्दुल्लागंज को शामिल जो है किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भी नई विचार सामने आया है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो दिल्ली मुंबई तक यह जा रहा है और जिसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 240 किलोमीटर दूरी से 3 जिलों से गुजरेगा, मंदसौर, झाबुआ एवं रतलाम से। भारत में 27 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जाने की योजना भी जो है प्रस्तावित है। मोहिनिया सड़क सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी बड़ी सुरंग है और रीवा और सीधी के बीच में मोहिनिया घाटी के नेशनल हाईवे 39 पर यह स्थित है। इसकी कुल लंबाई 2.28 किलोमीटर है। छुइया घाटी सुरंग रीवा सीधी के बीच में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बगवार के मध्य में छुइया घाटी इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ में 3 राज्य आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य को लाभ मिलेगा। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 399 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस भी जो है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ कॉरिडोर और लोक हैं, जैसे महाकाल लोक की बात करें तो उज्जैन में है, श्रीदेवी महालोक सलकनपुर में है, राम राजा लोक ओरछा में है, राम पथ गमन लोक चित्रकूट में है, लेटे हनुमान मंदिर लोक सौंसर पाडुरना में है, रविदास मंदिर धाम सागर में है, पीताम्बरा माई लोक दतिया में है, शनि लोक मुरैना उज्जैन में है, नाग लोक बड़वानी में है, नर्मदा लोक अमरकंटक में है और पशुपतिनाथ लोक मंदसौर में है। तो ये कुछ कॉरिडोर एवं लोक हैं जिसके बारे में आपको याद जरूर कर लेना है। मध्य प्रदेश के कुछ नए वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात किया, जैसे भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर जिले में है 2025 में, देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर खरगोन में 2025 में, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा देवास में 2025 में और जहानगढ़ अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में है अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। रॉक शेल्टर कॉरिडोर की बात किया है तो भोपाल के पास बन रहा है देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत भीमबेटका, कठोतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी को साइटों को शामिल यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ समाचार पत्रों में खदानें रही हैं, जैसे बामन वर्डी खदान चूना पत्थर के लिए धार जिले से संबंधित है, पहाड़ी चूना पत्थर के लिए सतना जिले से संबंधित है, पिंडरई लोह एस्क के लिए जानी जाती है कटनी जिला में है, पेपरटोला मैंगनीज के लिए जानी जाती है बालाघाट में है और झांसी सिल्वा लोह एस्क के लिए जानी जाती है जबलपुर में है। तो झांसी से याद रखना है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुछ नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैसे बगरौदा जिला भोपाल में है, बरेसिया जिला भोपाल में है, झिलेला सीहोर में है, बढ़िया खेड़ी सीहोर में है, जावरा रतलाम में है, लमतारा कटनी में है, अचारपुरा भोपाल में है, मोहिना इंदौर में है, एबी मोहिना ग्वालियर में है
उमरिया रायसेन में है, मवई मुरैना में है, लालबाग धार में है और सेमली कनकड़ मंदसौर में स्थित है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी की हमने बात की है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉलिटी से संबंधित, राज्य व्यवस्था की करंट अफेयर्स की बात की जाएगी। पॉलिटी में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितनी भी नई नई चीजें करंट अफेयर्स में समाहित की गई हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। चलिए अब हम बात की जाए पॉलिटी से संबंधित, तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण जो है इसका नाम सेंट्रल विस्टा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल चोल साम्राज्य का सत्ता स्थानांतरण एका प्रतीक को नए संसद भवन में स्थापित भी किया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों में सेंगोल को स्वीकार किया था। केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा राज्य के 3 कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अनुच्छेद 311 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। खालिस्तान समर्थक गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया यूनिट, फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और बाल चित्र समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में मिलाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ आरटीएच पारित किया है, जो राज्य के सभी निवासियों को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में एक मसौदा संशोधन भी जारी किया गया है। 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होने के लिए न्यूजीलैंड संसद ने हाल ही में विधेयक को पारित किया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे मार्क्सवादी कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। भारत में वर्तमान में ध्यान रखिएगा 6 आपके कौन है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्त का लोकार्पण किया हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत का राजकीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा नए संसद भवन में स्थापित किया। यूनाइटेड किंगडम के एक सार्वजनिक पार्क में मंडला कला प्राकृतिक तत्वों से निर्मित भूमि पर चित्रित किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अविवाह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी भी दे सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक विधेयक को प्रस्तुत भी किया गया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडल रखा गया है, जबकि अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप जो है रखा गया है। दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ जो है कर दिया गया है। इसके बाद 2025 में राज्यपाल के आधिकारिक निवास और कार्यालय का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार यदि कोई केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री भी किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन लगातार हिरासत में रहता है तो वह स्वतः पद से विलंबित या गवा देगा पद को। हाल ही में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो चुकी है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कार्मिक शिकायत पेंशन मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पदी कौशिकी रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य 25 बाद में तेलंगाना के 10 विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर अध्यक्ष की दीर्घकालिक निष्क्रियता की निंदा भी की हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई का संचालन करने के लिए एक सांसद एमपी को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया। 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 21 मार्च 1977 तक यह प्रभावी रहा था। 2025 की इस घटना को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 के संचालन की योजना को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना वेरी इंपोर्टेंट होते हैं, जो कि वन लाइनर के माध्यम से हमने बात यहाँ पर जो है की हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कुछ विदेश यात्राएं हुई हैं। जैसे बात किया है जॉर्डन, इथोपिया, ओमान 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा की गई। दक्षिण अफ्रीका नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने यात्रा की। भूटान नवंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा की। जापान और चीन की अगस्त सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा थी। यूनाइटेड किंगडम मालदीव में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा की गई। घाना, त्रिनाद और टोबैको जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री ने यात्रा की। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया जून 2025 में प्रधानमंत्री ने यात्रा की।
सऊदी अरब 2025 में प्रधानमंत्री गए थे। थाईलैंड श्रीलंका अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री गए। मॉरिशस मार्च 2025 में प्रधानमंत्री गए थे। फ्रांस अमेरिका फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री गए थे। अंगोला, बोत्सवाना, इटली, वेटिकन सिटी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, इन आपकी बात किया तो 6 जगह पे आपके नवंबर 2025 अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा की गई थी। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की बात की जा रही है। चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। मतदान की बात किया तो 98.2% मतदान रहा। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीता है। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हुआ है। पेशे से वह एक कृषिगत एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उद्योगपति भी हैं, तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं एवं उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। वे कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो सीपी राधाकृष्णन इंपोर्टेंट है, डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव में जीते हुए हैं। अगर हम बात किया राष्ट्रपति चुनाव 2022 के बारे में, 21 जुलाई 2022 को चुनाव की तिथि घोषित की गई थी। इसमें विजेता द्रौपदी मुर्मू ही थी। शपथ 25 जुलाई 2022 को इन्होंने ली थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी की बात किया तो यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव कुल वैध मत 4701 डाले गए थे। द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट प्राप्त हुए थे। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतमूल 131 रहा था। वहीं राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के मतों का मूल आपका 131 232 मतलब कि 30,130 रहा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। वे पूर्व में झारखंड राज्यपाल भी रह चुकी हैं, 2015 से 2021 तक। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नए संसद भवन की बात किया तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा किया गया था। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था। आकार जो है भवन का त्रिकोणीय है। इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। नए संसद भवन में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में तीनों मुख्य द्वार जल, थल और वायु को समर्पित है, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना को समर्पित है। इस भवन के तीनों द्वार, मुख्य द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, जल को, थल को शक्ति द्वार और वायु को कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है और राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका वजन 9500 किलोग्राम है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। तो ये कुछ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कुछ फैक्ट है जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद राज्यों की राजधानी, गठन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आई थिंक मुझे लगता है ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप लोग सभी राजधानियां वगैरह जानते होंगे और अगर नहीं जानते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए, क्योंकि समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोगों को हकीकत में एग्जाम निकालना है ना, कोई किताब को ऐसा नहीं है कि हमें बस पढ़ना है। जो चीज पता है या याद है उसको थोड़ा सा अवॉइड भी करने की कोशिश करिएगा। भारत के उच्च न्यायालय, हाँ इसकी बात हम करेंगे। भारत के टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं आपको याद रखना है। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। कितना है? 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात किया बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। मुख्यालय बंबई में है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में की गई थी। कोलकाता इसका मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप इसके क्षेत्राधिकार में आती है। सुजौल पॉय इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में की गई थी। चेन्नई मुख्यालय है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। प्रयागराज इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश राज्य इसके अधिकार में आता है। अरुण भंसाली इसके कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में की गई। बेंगलुरु मुख्य न्यायालय है और इसका कर्नाटक क्षेत्राधिकार में आता है। बिबू बखरू इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। पटना है मुख्यालय है। बिहार में क्षेत्राधिकार है। संगम कुमार साहू इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई है। गुवाहाटी में मुख्यालय है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। आशुतोष कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी। कटक मुख्य न्यायालय है, उड़ीसा राज्य आता है। हरीश टंडन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई। जोधपुर इसका हेड ऑफिस मतलब हेडक्वार्टर है। राजस्थान क्षेत्राधिकार में आता है। संजीव प्रकाश शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। जबलपुर इसका हेडक्वार्टर है।
मध्य प्रदेश क्षेत्राधिकार आता है, संजीव सचदेवा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी, कोची इसका हेडक्वार्टर है। केरल और लक्षद्वीप दोनों क्षेत्राधिकार में आते हैं, सोमेन सेन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में की गई थी, अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, गुजरात क्षेत्राधिकार में आता है, सुनीता अग्रवाल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई, नई दिल्ली क्षेत्राधिकार में आता है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, दिल्ली क्षेत्राधिकार में आता है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में की गई थी, शिमला मुख्यालय है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्राधिकार में आता है। गुरमीत सिंह संधावालिया इसके कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी, चंडीगढ़ मुख्यालय है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ क्षेत्राधिकार में आते हैं, सीलू नांग इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई थी, गंगटोक मुख्यालय है, सिक्किम राज्य आता है, ए मोहम्मद मुश्ताक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई थी, बिलासपुर मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ राज्य आता है, रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में की गई थी, नैनीताल मुख्यालय है, उत्तराखंड राज्य आता है, मनोज कुमार गुप्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में की गई थी, रांची मुख्यालय है, झारखंड राज्य आता है, एम एस सोनाक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई, अगरतला मुख्यालय है, त्रिपुरा राज्य आता है, एम एस रामचंद्र इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में की गई, इम्फाल मुख्यालय है, मणिपुर राज्य आता है, एम सुंदर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में की गई थी, शिलोंग इसका मुख्यालय है, मेघालय राज्य आता है, रेवती पे मोहित डेरे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 से पहले की गई थी, लेकिन वर्तमान में 19 में संशोधन किया गया। श्रीनगर जम्मू इसके मुख्यालय हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही क्षेत्राधिकार में आते हैं, अरुणपल्ली इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में की गई, हैदराबाद मुख्यालय है, तेलंगाना राज्य आता है, अपरेश कुमार सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और अंतिम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में की गई है, विशाखापट्टनम मुख्यालय है, आंध्र प्रदेश राज्य आता है, धीरज सिंह ठाकुर इसके कौन है, आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। 1928 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद अब वहां पर एक सामान्य उच्च न्यायालय जो है बन चुका है 2019 में, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर अभी आपके हाईकोर्ट की भी बात कर ली। अब आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 16वें वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद के आर्टिकल 280 क्लोज 1 के प्रावधानों के तहत 31 दिसंबर 2023 को किया गया है और अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगी। रिपोर्ट की उपलब्धता 31 अक्टूबर 2025 को रहेगी। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, 3 पूर्वकालिक एवं अंशकालिक एक सदस्य होता है। सचिव इसके ऋत्विक रंजन पांडे हैं। पूर्वकालिक सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष हैं। अंशकालिक सदस्य की बात किया सौम्या कार्तिक घोष है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। तो ये दोनों आपको इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद सीए देश भर में लागू, भारतीय नागरिक कानून है ना, 1955 में बदलाव किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून जो है बन गया और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए को नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को की गई थी। 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा के साथ महोत्सव का समापन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान थे। मध्य प्रदेश चुनाव 2024 की बात की जाए राज्यसभा के सदस्य के रूप में, तो डॉक्टर एल मुरुगन बीजेपी से हैं 2024 और इनकी निवृत्ति जो वर्ष है 2030 रहेगी। बाल योगी उमेश बीजेपी से 2024 में, 2030 इनकी अवधि रही है। वंशीलाल गुर्जर बीजेपी से 2024 में नियुक्ति हुई, 2030 इनका निवृत्ति काल रहेगा। श्रीमती माया नरोलिया बीजेपी से हैं 2024 में, 2030 में इनकी निवृत्ति काल रहेगा। अशोक सिंह कांग्रेस से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 इनकी भी निवृत्ति काल रहेगा। जॉर्ज कुरियन बीजेपी से हैं 2024 में, 2030 इनका भी निवृत्ति काल रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की बात किया है तो 16वीं विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर 2023 को किया गया था। 16वीं विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ली गई थी। 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 77% था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी था, जहां पर 86.29% मतदान डाले गए थे। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट सैलाना रही है रतलाम में, जो कि 90% प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 163 मिली हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें 66 मिली, भारत आदिवासी को सीटें 1 प्राप्त हुई है।
सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला रहे हैं, जो कि इंदौर से है, ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी की बात किया तो अरुण भीमाबाद रहे हैं। बीजेपी से केवल 28 वोट से इनकी जीत हासिल हुई है, शाजापुर से। चोरबी विधानसभा में महिला विधायक की बात की 27 है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, महिलाओं की बात की जा सकती है। आयोग में कुछ नाम बदले गए, जैसे 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड नाम रखा गया था, वहीं 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग कर दिया गया। 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। फिर 28 अगस्त 2023 को बदलकर फाइनली मध्य प्रदेश राजनीति आयोग कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। ये नीति आयोग की वर्तमान संरचना है, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कम ही आते हैं, या देख लेना। लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जा रही है, तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित किए गए थे मतदान। 2024 का चुनाव का क्रम जो है 18वां क्रम था। चुनाव का टैगलाइन था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। राष्ट्रीय चुनाव के आइकन की बात किया तो सचिन तेंदुलकर थे, और चुनाव आयोग का युवा आइकन की बात किया तो आयुष्मान खुराना थे। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन की बात किया तो शीतल देवी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में 65.79 कुल मतदान हुए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 74 रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप से प्राप्त हुए 84%, और 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे कम बिहार में रहे हैं 56%। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है ग्रहण 9 जून 2024 को लिया गया था। कुछ भारत पार्टियों सीटों की संख्या, जैसे बीजेपी को 240 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, द्रविड़ मुनेत्र कंडकम को डीएमके को 22, तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल को यूनाइटेड को 12 सीटें जो है प्राप्त यहाँ पर की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान की बात किया है तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए 4 चरणों में संपन्न हुए थे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई को संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पे 29 सीटें थी। बीजेपी का बहुमत रहा है, और महिला में 6 महिला सांसदों को चुना गया है। इंदौर में नोटा सर्वाधिक वोट डाले गए थे 2.18 लाख, 2,18,000, और सबसे अधिक वोटों में अंतर जो है शंकर लालवानी को प्राप्त हुआ इंदौर से ही, ध्यान रखिएगा 11 लाख के आसपास। मध्य प्रदेश में महिला सांसदों की बात किया तो लता वानखाड़े सागर से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, सावित्री ठाकुर धार से, अनीता चौहान रतलाम से, भारती पारदी बालाघाट से और संध्या राय भिंड से संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ शामिल मंत्री, जैसे शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री, ज्योतिराव सिंधिया कैबिनेट मंत्री, सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री, दुर्गा उइके राज्य मंत्री, डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री और जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री के रूप में इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की थोड़ी सी बात किया तो विजेता पार्टी रिपब्लिक नहीं है, विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक थी। 43वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए, विपक्ष के उम्मीदवार कमला हैरिस थी। रिपब्लिकन चुनाव में मत की बात किया तो 312 रहा है। रिपब्लिकन वोट प्रतिशत 49.9% रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ 20 जनवरी 2025 को ली गई थी। तो आज हमने यहाँ पर अपने अभी तक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर को निपटाया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।